हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जिस सीरीज की बात की थी उसका आज दिन आ गया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 6th क्लास की ज्योग्राफी की पुस्तक, जिसका पहला लेसन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, सौरमंडल में पृथ्वी। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रा सौरमंडल के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में सौरमंडल है क्या चीज़। आप ब्रह्मांड के बारे में जानते होंगे। उसके अंदर अनेकों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज है, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना फैला हुआ विस्तृत है कि इसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज है। उन गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा हमारी है, जिसमें हम रहते हैं। अब उस गैलेक्सी को ढूंढने के लिए आप बड़ी बड़ी दूरबीनें लगा के आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे तो कहीं मिल जाएगी। फिर उस गैलेक्सी में जाना, उस गैलेक्सी में अब इतने सारे चमकते तारे सितारे पड़े हैं, मतलब अरबों सौरमंडल है। उन सौरमंडल में आप फिर कंफ्यूज के यार अपने वाला सौरमंडल कौन सा है। ऐसा हर गैलेक्सी में होता है, बहुत सारे सौरमंडल होते हैं। और ऐसे ही अपनी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी, जिसका नाम है मंदाकिनी या मिल्की वे, उसमें हम देखेंगे तो एक सौरमंडल अपना एक कोने में नजर आएगा, जिसमें अपना सूरज और उसके 8 प्लेनेट। अब उसी सौरमंडल को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको अपने सौरमंडल का एक नज़ारा दिखा देता हूँ। ये अपना सौरमंडल है, ये सूरज दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। सूरज और फिर 1 2 3 4 चार प्लेनेट इधर की साइड। फिर छोटे 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 पत्थरों के टुकड़े, जिन्हें क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स। फिर उनके बाद काफ़ी लंबी दूरी के बाद, लंबे स्पेस के बाद फिर से 4 प्लेनेट अपने मौजूद है, जो एक्सटीरियर प्लेनेट कहलाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह से पहले है वो इंटीरियर प्लेनेट, आंतरिक ग्रह है, या इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के आकार के बराबर, पृथ्वी के जैसे, या पृथ्वी के हिले बाहिले वाले, ठीक है ना। और वो बृहस्पति वाले ग्रह कहलाए जाते हैं, जुपिटर वाले, जो एक्सटीरियर प्लेनेट है। इनका ये किताब में भी डायग्राम दिया हुआ है। ये सूरज, फिर बुध, फिर इधर साइड में शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल। इनके बारे में हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ी ब्रीफली जानकारी यहीं पे दे देता हूँ इस डायग्राम से। अपने सौरमंडल के जो प्लेनेट है इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, अपन ज्ञान सीख लेते हैं। ये सूरज तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा, है ना। इस सूरज के बाद जो पहले नंबर पर है वो है बुध ग्रह है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। इंग्लिश में मरकरी, सूरज के बाद मरकरी। ये जो सूरज है ना, इसके अंदर ये आग का गोला है। इसमें सबसे ज़्यादा गैस तो है हाइड्रोजन, फिर है हीलियम। हाइड्रोजन तो है 71% और हीलियम है 26.5, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्या है कि दो अणु मिलकर हीलियम बनती रहती है। हाइड्रोजन के जो दो परमाणु है ना, वो मिलकर हीलियम बन जाती है और ऐसे आग चलती रहती है। मतलब नाभिकीय संलयन होता रहता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। जो हाइड्रोजन बम में भी यही अभिक्रिया होती है जो सूरज में होती है। और इसमें कंफ्यूज मत होना कि हाइड्रोजन 71 है या हीलियम है। आपको बता देता हूँ 71% ही पृथ्वी पर भी H2O जल है। पृथ्वी पर 71% क्या है,
ये इसके साथ आप टेक मत कर देना, ये थोड़ा अलग है। पृथ्वी पर 71% H2O मतलब जल है, और बाकी बचा हुआ स्थल है मतलब जमीन है बाकी। तो सूरज से अब आगे बढ़ते हैं। सूरज जो कि आग का जलता हुआ गोला है, खुद प्रकाश देता है सबको, प्रकाश और उष्मा। ये जो 8 ग्रह हैं इनको देता रहता है, और ये 8 ग्रह इस सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और प्रकाश ग्रहण करते रहते हैं। इससे एक और बात बताता हूँ कि जो खुद प्रकाश देता है वो हमेशा क्या कहलाता है? स्टार, सुपरस्टार मतलब तारा। जो खुद दूसरों को प्रकाश देता है उसमें देता है वो स्टार होता है, तारा होता है। और जो प्रकाश ग्रहण करते हैं लाइक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जितने भी ग्रह हुए, इनके उपग्रह हुआ, चांद वगैरह, चंद्रमा, मून, ये सब प्रकाश ग्रहण करते हैं। तो ये ग्रह और उपग्रह हुए। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो प्रकाश देता है वो तारा, बाकी के ग्रह उपग्रह। अब इससे फिर आगे बढ़ते हैं। तो सूरज के बाद बुध ग्रह है। ये सबसे छोटा ग्रह है और सूरज के सबसे नज़दीक यही है, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। बुध के बाद बारी आती है विनस की। वी लिखा है मैंने, विनस मतलब शुक्र। इसे पृथ्वी की जो बहन कहा जाता है, भगिनी, और सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाम को हम पृथ्वी से देखते हैं तो दिखाई देती है चमकता हुआ, और सुबह भी दिखाई देती है थोड़ी देर के लिए। इसलिए इसे और पृथ्वी के जितनी ही है वैसे ही अक्ष पे झुकी हुई, तो इसे पृथ्वी की भगिनी या बहन कहा जाता है। और इसके बाद आती है बारी तीसरे नंबर पर अपनी पृथ्वी, अर्थ, द अर्थ, जो 365 दिन 6 घंटे ऑलमोस्ट, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन भी होते रहते हैं। ध्यान रखना, ऋतु परिवर्तन का रीज़न क्या है? 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी, इस कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है यहाँ पर। पृथ्वी के बाद बारी आती है मार्स की, जिसका भारत ने पिछले कुछ वर्ष पहले मिशन किया था एक। मार्स बोल दो या मंगल ग्रह बोल दो। ये इसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत है यहाँ की ज़मीन पर, जो लाल है ना मिट्टी यहाँ की, इसलिए लाल रंग का दिखाई देता है, लाल ग्रह कहलाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पर पानी बहुत ज़्यादा है, तो ये ब्लू कलर का प्लेनेट नज़र आता है। इसके बाद ये क्षुद्र ग्रह आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसे इंग्लिश में एस्टेरॉइड कहा जाता है, एस्टेरॉइड्स, ठीक है। और इसके बाद बारी आती है काफ़ी, ये एस्टेरॉइड भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन एस्टेरॉइड से आगे जाते हैं तो ये अगला ग्रह है बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहा जाता है, जुपिटर, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा ग्रह है अपने इस सौर मंडल में, और सबसे ज़्यादा समय लेता है सूरज का चक्कर लगाने में, ठीक है। जुपिटर के बाद बारी आती है सैटर्न, शनि की। यह भी एक बड़ा ग्रह है। जुपिटर और शनि दोनों के पास इस पुस्तक में बताया गया है जैसा 53 उपग्रह है। कितने उपग्रह? 53। काफ़ी ज़्यादा है ना। अपनी पृथ्वी पर तो एक ही है चांद जो चमकता हुआ नज़र आता है, तो सोचो अगर 53 होते तो रात को लाइटों की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे हिसाब से इतनी रोशनी हो जाती। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो शनि के बाद बारी आती है यूएन। यूएन नाम सुना होगा आपने। यू मतलब यूरेनस, जो लेटा हुआ नज़र आ रहा है। ये लेटा हुआ इस कारण है क्योंकि ये इतना झुका हुआ है अपने अक्ष पर, इसीलिए ये लेटा हुआ नज़र आता है।
इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस के बाद नेपच्यून। हिंदी में बोले तो यूरेनस को अरुण बोलते हैं और नेपच्यून को वरुण बोलते हैं। ठीक है ना। ये शॉर्ट रूप में जल्दी जल्दी समझाया है मैंने थोड़ा, आप धीरे धीरे समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। वापस स्टार्टिंग वाले पेज पर आ चुके हैं अपन। तो अब सौरमंडल और पृथ्वी, आपको ये सब चीज़ें तो ब्रीफली समझ आ चुकी होगी। ये किसी काम का नहीं है, छोड़ो इसको। लेकिन एक बार मिटा देते हैं इसको, स्क्रीन को काम लेंगे ना। अब देखो, पहले पैराग्राफ में कुछ नहीं, तारों की टिमटिमाहट आसमान में का नज़ारा दिखाया है आपको, ठीक है ना। इसके बाद बारी आती है तो ये पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या होती है? जब आसमान में चांद एकदम पूरा नजर आता है तो उस रात को पूर्णिमा कहते हैं। अगर आपको ये नज़ारा देखना हो पूर्णिमा वाला, तो आप जब सूर्य अस्त हो जाता है तो चांद मस्त हो जाता है, तब देखना आप। सूर्य तो हो गया अस्त, फिर सूर्य जब उदय होता है ना, उस दिशा की तरफ देखना, आपको पूर्णिमा का चांद नजर आएगा। और इसके ठीक 15 दिन बाद अमावस्या का चांद जो नजर नहीं आता है, ठीक है ना। आसमान में चांद नजर नहीं आता है, उस रात्रि को नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहा जाता है। पूर्णिमा के ठीक 15 दिन बाद ये स्थिति आती है। इसके अलावा दो चीज़ें आपको और बताता हूँ। अमावस्या का चांद नज़र क्यों नहीं आता है? क्योंकि चांद घूम घुमा कर पृथ्वी की साइड आता है, तब तक सूर्य उदय हो जाता है। तो सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि फिर वो चांद अपने को नज़र नहीं आता है अमावस्या के दिन। इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है किताब में, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पूर्णिमा और अमावस्या से दो घटनाएं और निकल के आती है। एक होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण आपने नाम सुना होगा। वो केवल पूर्णिमा के दिन ही नजर आती है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि ये जो चांद है ना, इसमें दाग आ जाता है, मतलब अंधेरा अंधेरा सा, चांद पे दाग। गाना सुना होगा, चांद में दाग है तो क्या करे हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको। एक्चुअली में क्या है कि जो सूरज से प्रकाश निकलता है वो चांद तक पहुंच नहीं पाता है। ये इधर वाला प्रकाश यहाँ से चला गया, ये इधर वाला यहाँ से चला गया, बीच में पृथ्वी आ गई और इसने प्रकाश को रोक लिया, फिर चांद पे प्रकाश पहुंचा नहीं। और जो इधर वाली जनता फिर चांद को देखेगी तो सूरज यहाँ से नज़र आ रहा है और पृथ्वी बीच में आ चुकी है और चांद पे परछाई है अब पृथ्वी की। चांद पे पृथ्वी की परछाई हो गई तो वो चंद्र ग्रहण हो गया, चांद पे दाग हो गया, ठीक है ना। ये केवल पूर्णिमा के दिन ही ऐसी परिस्थिति होती है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही देखा जा सकता है। और एक चीज और है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या को नजर आता है, ठीक है। अमावस्या को क्या होता है कि ये जो सूरज है इस पर ऐसे काला धब्बा सा ऐसे बन जाता है। अब हमेशा तो सूरज चमकता हुआ नजर आता है पूरा का पूरा, और अब सूरज के बीच में ऐसे काला धब्बा। कंफ्यूज हो गए कहां से आ गया? तो ये क्या है कि
ये इतना सा यहाँ जितना काला धब्बा है उतनी ही आकृति का यहाँ पे ये चांद है और ये पृथ्वी है। तो सूरज का और तो प्रकाश यहाँ पे, ये चांद बीच में आ गया तो इसने ये प्रकाश, इस छेद वाला प्रकाश रोक लिया। फिर यहाँ से हम देखते हैं तो हमें चांद आगे आया हुआ दिखाई देता है। ये पीछे सूरज, सूरज हो गया, इससे जस्ट आगे चांद की परछाई से, और अपन अर्थ से देखते हैं तो अपन को वो चांद दिखाई देता है सूरज के एकदम सीध में जो आया हुआ है। तो वो एक्चुअली में चांद की परछाई है सूरज पे, ठीक है ना। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है टांग अड़ाने, तब सूर्य पे ग्रहण हो जाता है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझ आ गया हो तो। सूर्य पे चंद्रमा की परछाई, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया तो अपने को नहीं दिखा ये भाई, सूरज यहाँ से अब दिख नहीं रहा है क्योंकि, तो ये सूर्य ग्रहण हो गया है। इसको मिटा देता हूँ, पहले लिख ले अपन, ये क्या है, सूर्य ग्रहण कब नजर आता है, केवल अमावस्या को, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब नजर आता है, पूर्णिमा को। मिटा दो, ये लो, पूछना तो एक फॉर्मेलिटी है, मिटाना तो है ही। कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आए अच्छे से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा अमावस्या समझ आ गई, तो अब आगे चलते हैं। ये अपने किसी काम का नहीं, इसे मत पढ़ो सही, ठीक है। अब ये खगोलीय पिंड दिया हुआ है यहाँ पे। खगोलीय पिंड, आसमान में जितने भी पिंड आपको चमकते बिना चमकते नजर आए वो सब खगोलीय पिंड है, ठीक है ना। और उसके बाद है तारा। तारा मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसके पास खुद का प्रकाश हो, जो दूसरों को प्रकाश और उष्मा प्रदान करे, वो तारा है। और बाकी के सारे ग्रह उपग्रह हैं। ग्रह है वो जो किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाए। सूर्य भी एक तारा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन देख लो, क्योंकि सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, खुद चमकता है, इसलिए सूर्य एक तारा है। और ये लड़की ध्रुव तारा देख रही है ना। तो ध्रुव तारे से पहले अपन समझते हैं, ये दिया हुआ है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या है कि अपन बचपन में तारों को देख के आकृतियां बनाया करते थे आसमान में, कि ये देखो ये घोड़ा नज़र आ रहा है, इन तारों को मिलाने से, इन तारों को मिलाने से ये दिल सा नज़र आ रहा है, इन तारों को मिलाने से ये भगवान शिव जी से नज़र आ रहे हैं, है ना। ऐसे अनेकों आकृतियां बनाते थे। तो ऐसे ही तारों के समूह से जब विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं काल्पनिक, तो वो क्या है, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। कुछ नक्षत्र मंडल का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, बिग बियर मतलब बड़ा भालू, और ये मेजर साहब का नाम दिया हुआ है, ये अर्सा मेजर बिग बियर। और एक अपने भी है, ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया सप्त ऋषि मंडल, 7 तारों को मिलाकर सप्त ऋषि बना दिया, है ना। तो नक्षत्र मंडल आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही ये सप्तऋषि, ये जो लड़की देख रही है ना चित्र में, ये सप्तऋषि मंडल के तारों से आगे एक सीधी लाइन है जो ध्रुव तारे की तरफ ले जाती है, जो सबसे ज़्यादा चमक रहा है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में से चमकता हुआ नजर आता है। तो ये एक दिशा का निर्धारण भी हो गया कि
ध्रुव तारा किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। अब अगर आपको उत्तर दिशा का पता लगाना हो तो आप इस प्रकार की एक आकृति बनाना और चमकता हुआ उससे आगे ध्रुव तारा देखना, फिर आप कह देना कि ये कौन सी दिशा है भाई? उत्तर दिशा है। फिर आप चारों दिशाएं निर्धारित कर सकते हो। तो तारों की सहायता से पहले दिशाओं का निर्धारण भी होता था। इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो अब कुछ नहीं, ग्रह आपको बता दिया है। जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है वो ग्रह या प्लेनेट कहलाते हैं। और ये साइड में एक रोचक तथ्य दिया हुआ है, ये देखो। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इनके चारों ओर छल्ले हैं। ये चारों ओर के छल्ले हैं, ये आपको डायग्राम से समझाता हूँ, कुछ और भी चीज़ें अच्छे से समझ आ पाएगी। डायग्राम में ये जो 3 ग्रह है ना, इनके चारों ओर छल्ले हैं, ठीक है ना। ये क्षुद्र ग्रह के जस्ट 3 बाद जुपिटर मतलब बृहस्पति, सैटर्न मतलब शनि और यूरेनस मतलब अरुण। अब जाके वहां पे देखो आप, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, मतलब एक वलय है गोल गोल। ये ऐसी वलय, ये शनि के है ना यहाँ पे, ये देखो, ये है ना, ऐसी वलय इन 3 ग्रहों के है। जुपिटर हुआ, सैटर्न हुआ और यूरेनस। अब एक चीज और यहाँ पे बताता हूँ कि इन 8 ग्रहों में से 2 ग्रह हैं जो उल्टे घूमते हैं। और ग्रह तो कैसे घूमते हैं? ये उल्टे घूमने वाले ग्रह, ये देखो, एक तो ये है, ये आगे से सेकंड, और एक ये पीछे से सेकंड। आगे से सेकंड कौन सा है? शुक्र या वरुण, अरे वरुण नहीं रे, विनस, सॉरी, शुक्र या विनस। और पीछे से सेकंड कौन सा है? अरुण या यूरेनस। ये दोनों उल्टे घूमते हैं। बाकी के जो भी ग्रह हैं ना, वो तो ऐसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, वामाव्रत, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ। बाकी सभी एंटी क्लॉक घूमते हैं। लेकिन ये जो 2 ग्रह हैं ना, वरुण और विनस और यूरेनस, शुक्र और अरुण, ये ऐसे घूमते हैं। ओके, ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही है। जूम करके देख लेते हैं क्या है, कोई खास है क्या? सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने दिनों में लगाते हैं, ये थोड़ा पढ़ लेना। शनि का एक बहुत बड़ा उपग्रह है टाइटन, इसमें बताया हुआ नहीं है वैसे। चलो आगे चलते हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे वर्ते का, ये कुछ नहीं, ऐसे बता चुका हूँ मैं। सौरमंडल, सौरमंडल में सूर्य, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये चीजें हैं, ठीक है ना। सूर्य, इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। इसमें ये ध्यान रखना कि अपने सौरमंडल को प्रकाश एवं ऊष्मा देने वाला ये एकमात्र है, ठीक है ना। और ये हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है अपनी पृथ्वी से। और इसके बाद बात करते हैं 8 ग्रहों की। क्रम से बताया हुआ है, क्रम मैंने भी बता दिया है वैसे। माई वेरी एंग्री मदर जस्ट सेव UN, ठीक है ना। और ये जो अपने ग्रह है, ये दीर्घ वर्ताकार कक्षा में फैले हुए हैं। सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं।
दीर्घवर्ताकार ऐसा होता है, देखो ये तो वर्ताकार हो गया, लेकिन दीर्घवर्ताकार मतलब ऐसे, ठीक है ना, अंडे जैसे। और बुध ग्रह सबसे नज़दीक है, बता दिया, 88 दिन में ही चक्कर लगा लेता है। अपनी पृथ्वी काफ़ी दिन लेती है, 365 दिन मानते हैं ऑलमोस्ट। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक है, क्योंकि आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान ही है। पहले 9 ग्रह थे। प्लूटो, जिसे यम कहा जाता था, उसे अब 2006 के बाद से बाहर निकाल दिया है, ग्रह की लिस्ट में नहीं मानते हैं, क्योंकि ये उससे पहले वाला जो ग्रह है ना, प्लूटो से पहले वाला ग्रह जस्ट ये है ना, अरुण, यूरेनस, अरे नेपच्यून, सॉरी, नेपच्यून के बाद प्लूटो आता था। तो ये नेपच्यून की जो कक्षा है ना, नेपच्यून के मार्ग में बाधा डालता था, उसके मार्ग में घूमने लग जाता था, तो इसलिए अब इसको ग्रह नहीं मानते। और था भी छोटा सा, छोटा है, लेकिन इसके पास भी 5 प्राकृतिक उपग्रह थे इसलिए, लेकिन अब बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया है इसको, ठीक है ना। अब बात करते हैं पृथ्वी, 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी। 4 उधर वाले पृथ्वी से बड़े हैं ही, जो एक्सटीरियर है, उनके बाद 5वें नंबर पर पृथ्वी की ही पारी आती है, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर है वैसे सूर्य से दूरी के हिसाब से देखे तो। और पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है और बीच से उभरी हुई है, उस विषुवत रेखा है जो वहां से उभरी हुई है, इसलिए इसको भूभाग कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसी आकृति के कारण पृथ्वी की आकृति कैसी मानी जाती है, भूभाग जैसे। यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लग जाते हैं सूर्य के प्रकाश को। इससे फिर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, क्योंकि 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, नीला है, ठीक है ना, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब एक रोचक तथ्य आया है साइड में, नील आर्मस्ट्रांग का नाम आया है, अमेरिका के थे, जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को। इसी सन में अमेरिका स्पेस में इतना प्रोग्रेस कर गया था कि इंडिया ने भी अपनी स्पेस एजेंसी बनाई, इसरो, ठीक है ना। आर ओ बाद है, इसके बाद आर के बाद ओ भी है, इसरो। इंडिया ने अपनी स्पेस एजेंसी बना ली और फिर इंडिया ने भी अंतरिक्ष में प्रयास कर रहा है लगातार। चांद पे चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था कुछ साल पहले, लेकिन वो इतना सफल नहीं हुआ। अब चंद्रमा की बात करते हैं, जो हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। ये अपनी पृथ्वी का उपग्रह है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी के जो भी चारों ओर चक्कर लगाए वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह। तो कुछ उपग्रह हम ऐसे बना बना के अंतरिक्ष में छोड़ते भी हैं, सैटेलाइट या उपग्रह, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब चूंकि हम अंतरिक्ष में जो बना बना के उपग्रह छोड़ते हैं अपने, जैसे टीवी देखना है, मैच देखना है लाइव, तो वो उपग्रह ही तो अपने को दिखाता है वहां से सूचनाएं लेकर, ठीक है ना। तो जो हम बना के भेजते हैं वो मानव निर्मित उपग्रह हो गए, मानव निर्मित उपग्रह। और जो प्रकृति ने, ईश्वर ने बना रखे वो उपग्रह सीधे है प्राकृतिक उपग्रह। तो चांद एक प्राकृतिक उपग्रह है, मून है वो कौन सा है, प्राकृतिक। और जो हमारा है बनाए हुए, जिनके नाम दिए हुए हैं कुछ, इनसेट हुआ, IRS हुआ, एडुसेट हुआ। शॉर्ट रूप में कुछ बताऊं तो इनका यूज़ बता देता हूँ आपको। एक्चुअली में सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं,
कुछ सैटेलाइट जो भू-स्थिर उपग्रह कहलाते हैं और कुछ भू-प्रेक्षण उपग्रह। दो टाइप के हो गए, भू, एक तो भू-स्थिर और एक भू-प्रेक्षण। तो जो भू-स्थिर उपग्रह है वो तो किसी एक निश्चित भूमि के टुकड़े के ऊपर ही स्थिर रहते हैं, मतलब अंतरिक्ष में उसी की सीध में बैठे रहते हैं और उस भूमि को ही देखते रहते हैं, उस भूमि को सूचनाएं देते रहते हैं संसार की ऐसे वैसे। जब पृथ्वी घूमती है तो उस भूमि के साथ साथ ही वैसे वो भी घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वो भू स्थिर हो गए। और कुछ भू प्रेक्षण उपग्रह है जो भूमि का प्रेक्षण करते हैं, वो रिमोट सेंसिंग टाइप के होते हैं। ठीक है ना। तो खनिज संसाधन हुए, वन हुए, जंगल हुए, ऐसे जितने भी प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना है वो तो रिमोट सेंसिंग है, जो भू प्रेक्षण करते हैं वो उपग्रह काम में आएंगे। और जो संचार सुविधा हुई, टीवी देखनी है, रेडियो सुनना है, ये भू स्थिर उपग्रह काम में आते हैं। तो इनसेट इसी टाइप का है जो संचार की सुविधा देता है। और ये आईआर से ये रिमोट सेंसिंग टाइप का है। ये तो भू स्थिर संचार वाले और ये भू प्रेक्षण। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। रेडियो सेट पढ़ाई के लिए लॉन्च किया गया है, तो ये भी संसार में जाएगा। ठीक है ना। एजुकेशन से संबंधित है एडुसेट। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है। ठीक है, और इतने समय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब इसको ध्यान से पढ़ना। 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है और लगभग 27 दिन में ये खुद के अक्ष पर भी ऐसे घूम जाता है। ये दो प्रकार की गति भी है, इसको बता देता हूँ। एक परिक्रमण और एक परिभ्रमण। परिक्रमा करते हैं जब किसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे मंदिर की परिक्रमा करते हैं, जैसे शिव जी की परिक्रमा कर ली थी गणेश जी ने, है ना। तो चारों ओर चक्कर लगा के आते हैं तब परिक्रमण, और वरना परिभ्रमण। ठीक है, जब बैठे बैठे खुद ही ऐसे घूम जाते हैं, जैसे वो एक होता है ना, ऐसे घुमा के छोड़ते हैं, तो वो ऐसे ऐसे एक जगह ही घूमता है अपने अक्ष पर, वो परिभ्रमण हुआ। ठीक है, तो पृथ्वी परिक्रमण करती है सूरज का 365 दिन में, और पृथ्वी परिभ्रमण करती है अपने अक्ष पर 24 घंटे में, एक दिन में। परिक्रमण पृथ्वी 365 दिन में। ठीक है, और 24 आवर। समझ आ गया? इसको मिटा दो। तो वैसे ही चंद्रमा की ये दोनों ही चीजें 27 दिन में है। ठीक है, तो 27 दिन में ही परिक्रमण परिभ्रमण, तो इस कारण चंद्रमा का हमें एक ही पार्ट दिखाई पड़ता है हमेशा, क्योंकि जब दूसरे पार्ट देखने की बारी आती है तब तक वो अपने अक्ष पर भी घूम जाता है और परिक्रमण भी करके आ जाता है पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, तो इसलिए चंद्रमा का केवल एक ही पार्ट नजर आता है, एक ही भाग दिखाई पड़ता है हमेशा। हम 59% चंद्रमा ही देख पाते हैं, आज तक पूरा कभी नहीं देख पाए दूसरी साइड वाला। ठीक है, इसे इम्पोर्टेंट समझ लेना। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर उसके मैदान, उस पर बड़े बड़े खड्डे हैं। हम कहते हैं ना ये बिलोवना कर रही है कोई लुगाई, वो एक्चुअली में इस पर बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, वो है जिसकी छाया नजर आती है हमें। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड आपको बता ही दिया।
किन ग्रहों के बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच ऐसे जो क्षुद्र ग्रह थे, है ना, छोटे छोटे, जो ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्कापिंड, उल्कापिंड भी सूर्य के चारों ओर पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये कई बार पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर खड्डे भी बन जाते हैं। और कई बार खड्डे बनने से पहले पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही चमकदार प्रकाश के साथ जल जाते हैं गर्म होकर, ठीक है ना। घर्षण होता है ना वायुमंडल के साथ, वायु के साथ घर्षण होता है तो ये जल जाते हैं, जिससे हम कहते हैं ना वो देखो टूटा हुआ तारा। तो वो टूटा हुआ तारा नहीं होता, कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया और जल गया, और जलता हुआ अपनी पृथ्वी की तरफ आ रहा है वो, ठीक है ना। आकाशगंगा आपको पहले ही बता चुका हूँ, मिल्की वे अपनी आकाशगंगा कौन सी है? ये जो आकाश में दिखाई देती है ना, बुजुर्ग कहते थे ना, नमक की नदी है, नमक तो रहे हैं कोई, है ना। तो अपनी है मंदाकिनी आकाशगंगा, ओके। मिल्की वे, मंदाकिनी, इसके अंदर अपना सौर मंडल है। ऐसे बहुत सारे सौर मंडल है इस आकाशगंगा के अंदर, ऐसी बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं ब्रह्मांड में। और इससे आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड आकाशगंगाओं से मिलकर बना हुआ है, ये लाइन यहाँ पे बता रहे हैं, ये मास है। अब हम पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें, तो ये अपना लेसन कंप्लीट हुआ। इसके बाद कुछ छोटे बड़े आंसर कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? पहला क्वेश्चन, ग्रह कौन से हैं? जो तारा क्या है? जिसके पास स्वयं का प्रकाश एवं उष्मा हो, चमकता हो, वो तारा है। ग्रह जो दूसरों का प्रकाश ग्रहण करके चमकता हुआ नजर आता है और किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, वो ग्रह है। सौरमंडल जानते ही हैं, एक सूरज होता है और उसकी मंडली होती है। अपने सूरज के 8 मंडली है, 8 प्लेनेट है ना। तो ये सौरमंडल हो गया। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखना है, सिंपल है भाई। पहले हम लेंगे बुध मरकरी, फिर विनस शुक्र, फिर शुक्र के बाद आता है अपनी अर्थ पृथ्वी, फिर मार्स। ये 4 इंटीरियर हो गए, फिर 4 एक्सटीरियर, जुपिटर, सैटर्न मतलब बृहस्पति और शनि, यूरेनस, नेपच्यून, अरुण, वरुण, ठीक है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह किसने कह दिया यार? कह दिया, मानते हैं हम भी, सही बात है ये, क्योंकि यहाँ पर जीवन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, ये एकमात्र है यहाँ पे जहाँ पर इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, सब कुछ, ठीक है ना। हम हमेशा चंद्रमा का एक भाग क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा जितने दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाती है, उतने ही 27 दिनों में वो खुद के अक्ष पर घूम जाती है। इसलिए हम चंद्रमा का केवल एक पार्ट देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड बहुत विस्तृत जगह है भाई, बताया हुआ है ना, आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड बना हुआ है। ब्रह्मांड में सब कुछ है। एबेसेदे, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? कौन सा है भाई? शुक्र, पृथ्वी की बहन, सांझ और भोर का तारा, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह। अपन बैठे हैं ना थर्ड पार्टी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार नहीं है, अंडे जैसे आकार का पथ है, बताया था ना मैंने। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये तो आप भी बता दो यार, मंगल और
बृहस्पति। ठीक है, खालिस्तान भी भरे क्या? पहले में तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। यहाँ पे तारा लिख लेना, यहाँ पे नक्षत्र मंडल लिख लेना। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? प्रणाली यार, आकाशगंगा बोलोगे क्या? चलो छोड़ो, ये पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है? पृथ्वी के करीब भाई चित्र देख के समझा दूंगा मैं। पृथ्वी के करीब वैसे शुक्र है, ठीक है ना। कौन सा है पृथ्वी के सबसे करीब? ये देखो, ये जो शुक्र है ना, विनस, पृथ्वी की जुड़वा, ये पृथ्वी के सबसे ज़्यादा करीब है और मंगल थोड़ा दूर पड़ जाता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन में आ गए होंगे। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी है। ग्रहों के पास अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती। सही बात है ना। ये लेसन हुआ कंप्लीट। तो हाय गाइस, इफ यू लाइक एंड लव दिस वीडियोस, इस तरीके से पढ़ने में अगर आपको आनंद की असीम अनुभूति होती है तो मेरे वीडियोस देखते रहिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, क्या पता आपका कोई भाई बंधु। बाकी आप समझ रहे हैं। ओके, बाय, सी यू।